प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के भूगोल विषय के अंतर्गत मानव भूगोल के अध्याय 4 मानव विकास के विषय में चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम राष्ट्रों और समुदायों के संदर्भ में मानव विकास की अवधारणा का विवेचना करेंगे। हम ये चर्चा आरंभ करें इसके पूर्व आइए हम वृद्धि और विकास के विषय में अंतर को जानें। वृद्धि और विकास शब्द आपके लिए नए नहीं हैं। हम अपने चारों ओर जितनी भी वस्तुएं देखते हैं वे बढ़ती और विकसित होती हैं। ये वस्तुएं पौधे, नगर, विचार, राष्ट्र, संबंध और यहाँ तक कि हम स्वयं भी हो सकते हैं। इसका अर्थ क्या है, आइए हम जानें। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को बताते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, तथापि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। विकास उस समय होता है जब गुणात्मकता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, किसी निश्चित अवधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि नगर की वृद्धि हुई। फिर भी यदि नगर में आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं में परिवर्तन न हो तो इसे हम विकास के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता रहा है। इसका अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी उसे उतना ही अधिक विकसित समझा जाता था। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं रहा। इसलिए हमें जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण की धारिता जैसे नए सूचकों के प्रयोग करने की आवश्यकता है। किसी देश के लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध हैं, जिन स्वतंत्रताओं का वे उपभोग करते हैं, विकास के ये महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यह विचार कोई नया नहीं है। पहली बार इन विचारों को 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया था। इस संबंध में 2 दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों महबूबुल हक और अमर्त्य सेन का कार्य महत्वपूर्ण है। डॉक्टर महबूबुल हक ने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया और इसे मापने के लिए 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाता है। इसके लिए डॉक्टर हक की मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर महबूबुल हक के अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सकें। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। इसी तरह के विचार नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने भी दिया। उनके अनुसार विकास का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता में वृद्धि अथवा स्वतंत्रता में कमी है। रुचिकर बात यह है कि स्वतंत्रताओं में वृद्धि भी विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि बदलते रहते हैं। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सार्थक जीवन केवल दीर्घ जीवन नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकें, समाज में प्रतिभागिता करें और अपने पूरे उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों। सार्थक जीवन क्या होता है, इसे इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, जिसमें 2 दोस्त प्रिया और शहनाज आपस में बात करते हैं। प्रिया शहनाज को जन्मदिन का मुबारकबाद देती है। शहनाज प्रिया से कहती है कि मुझे अच्छे स्वास्थ्य की भी शुभकामनाएं दो, मैं स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज जाना चाहती हूँ। प्रिया कहती है, अच्छा, तब तो तुम एक सार्थक जीवन जीना चाहती हो। भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम भी लड़कियों को एक अधिक सार्थक जीवन की ओर ले जाने का प्रयास है।
दूसरे चित्र में एक नर्स और एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को दिखाया गया है। ये दोनों भविष्य में इनका जीवन कैसा होगा उसके बारे में विचार करते हैं। अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति यह सोचता है कि भविष्य में हो सकता है कि मैं मृत हो जाऊं या कारावास में चला जाऊं, जबकि नर्स सोचती है कि मुझे उम्मीद है कि मैं कैंसर से रोग मुक्ति के उपचार की कोई ना कोई औषधि अवश्य खोज लूँगी। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना एवं शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अतः संसाधनों तक पहुँच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। प्राय लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती है। यह ज्ञान प्राप्त न करने की अक्षमता, उनकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की अक्षमता और अन्य कारणों की वजह से हो सकता है। इससे दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति के योग्य होने और एक शिष्ट जीवन जीने के साधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना आवश्यक है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो शिक्षा के अभाव में उसका यह विकल्प सीमित हो जाएगा। इसी प्रकार यदि गरीब लोग अपना उपचार कराना चाहते हैं तो संसाधनों के अभाव में उपचार का यह विकल्प सीमित हो जाएगा। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित है। इन्हें हम लोग मानव विकास के स्तंभ के नाम से जानते हैं। इनमें से पहला स्तंभ समता है। समता का आशय है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर किसी देश में यह जानना रुचिकर होगा कि विद्यालय से विरत अधिकांश छात्र किस वर्ग के हैं। तब ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगाना चाहिए। भारत में स्त्रियां और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरत होते हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा की पहुंच का न होना किस प्रकार इन वर्गों के विकल्पों को सीमित करता है। सतत पोषणीयता, यह मानव विकास का दूसरा स्तंभ है। सतत पोषणीयता का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए आवश्यक है। प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए। इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। उदाहरण के लिए, बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। यदि एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता है तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे। उनकी वृत्तियों के विकल्पों में तीव्रता से कमी हो जाएगी और यह उनके जीवन के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करेगा। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। उत्पादकता, यहाँ उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम की उत्पादकता से है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकताओं में वृद्धि की जा सकती है। अंततः जन समुदाय ही राष्ट्र के वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी और उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। मानव विकास का चौथा स्तंभ सशक्तिकरण है। सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन और लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है।
सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। मानव विकास की समस्या को देखने के अनेक ढंग हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपागम हैं: आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम। पहला, आय उपागम। यह मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जाने वाली स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर जितना ऊंचा होगा, मानव विकास का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। कल्याण उपागम। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं होते हैं, बल्कि वे एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं, ऐसा यह उपागम मानता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार होती है। न्यूनतम आवश्यकता उपागम। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया है। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है। इनमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई है और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। क्षमता उपागम। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। मानव विकास का मापन मानव विकास सूचकांक के आधार पर किया जाता है। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच स्कोर पर आधारित होता है, जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। पहला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज़्यादा अवसर उपलब्ध हैं। ज्ञान तक पहुँच, प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुँच को प्रदर्शित करते हैं। पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश में ज्ञान तक पहुँच कितनी आसान अथवा कठिन है। संसाधनों तक पहुँच। संसाधनों तक पहुँच को क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलरों के रूप में मापा जाता है। इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 भारिता दी जाती है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग होता है। इसका स्कोर 0 से 1 के बीच होता है। स्कोर 1 के जितना निकट होता है, मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धियां हुई हैं। फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इसका कारण है कि यह सूचकांक वितरण के संबंध में मौन है। मानव गरीबी सूचकांक। यह मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी को मापता है। यह एक बिना आय वाला माप है। किसी प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या और अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। प्राय मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घाटित करता है। मानव विकास के इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी देश में मानव विकास की स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत हो रही हैं।
मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की नूतन विधियों का अनुसंधान हो रहा है। शोधकर्ताओं ने किसी क्षेत्र विशेष में भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच संबंध ज्ञात किए हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों के सूचीकरण पर चर्चा हो रही है। भूटान विश्व का अकेला देश है जो अपने देश के विकास के आकलन के लिए मानव विकास सूचकांक के स्थान पर सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को सूचक के रूप में उपयोग करता है। भूटानियों ने अपने पर्यावरण अथवा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं को भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास से होने वाली संभावित नुकसान को सतर्कतापूर्वक अथवा ध्यान में रखकर अपनाया है। इसका साधारण सा अर्थ है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिकता और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। विश्व के लोगों के जीवन में प्रसन्नता के महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिवर्ष 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाता है। यदि हम विश्व के विभिन्न देशों के बीच मानव विकास की तुलना करें तो हम पाते हैं कि प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्रायः मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। इसी प्रकार मानव विकास में गरीब राष्ट्रों का कोटि क्रम धनी पड़ोसियों की अपेक्षा ऊंचा रहा है। उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिडाद और टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। इसी प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये समूह हैं अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश, उच्च मानव सूचकांक वाले देश, मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश और निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। आइए अब हम इनका विस्तार से क्रमवार अध्ययन करते हैं। पहला, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे हैं जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है। मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के अनुसार इस वर्ग में 59 देश शामिल हैं, जबकि उच्च मानव विकास वाले देश जिनका स्कोर 0.7 से ऊपर है 53 हैं। तालिका में उच्च मानव विकास सूचकांक वाले प्रथम 10 देशों को प्रदर्शित किया गया है। ये देश हैं नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर और नीदरलैंड। उच्चतर मानव विकास वाले वे देश हैं जहां सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। लोगों और सुशासन में उच्चतर निवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से सर्वथा अलग कर दिया है। ये देश अपनी आय का अधिकांश शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। इनमें से अनेक देश पूर्व साम्राज्य शक्तियाँ रही हैं। इन देशों में सामाजिक विविधता का अनुपात भी उच्च नहीं है। इन देशों में संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत समान है। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप में अवस्थित हैं और वे औद्योगिकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है जिन्होंने इस सूची में अपना स्थान बनाया है। मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश, इनमें वे देश शामिल हैं जिनके मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.55 से ज़्यादा और 0.7 से कम है। मध्यम मानव विकास सूचकांक वर्ग में कुल 39 देश हैं। इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। इस वर्ग के कुछ देश पूर्वकालीन उपनिवेश थे, जबकि अन्य देशों का विकास 1990 के बाद तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ है। इन देशों में भारत,
पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश आदि आते हैं। इनमें से अनेक देश अधिक लोकोन्मुखी नीतियों को अपनाकर तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से अपने मानव विकास के स्कोर को सुधार रहे हैं। अधिकांश देशों में उच्चतर मानव विकास के स्कोर वाले देशों की तुलना में सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है। इस वर्ग के अनेक देशों ने अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। इनमें वे देश शामिल हैं जिनके मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.55 से नीचे है। मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या 38 है। इनमें नाइजर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, दक्षिणी सूडान आदि देश आते हैं। इनमें से अधिकांश देश छोटे हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टर की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक खर्च करते हैं। सुविचारित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों की मानव विकास की आवश्यकताओं के समाधान की तत्काल आवश्यकता है। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम दर्शाती हैं। इन तुलनाओं से स्पष्ट है कि किसी देश के मानव विकास का स्तर उस देश की संस्कृति, धर्म अथवा समुदाय से नहीं बल्कि उस देश के द्वारा सामाजिक क्षेत्र पर सरकारी खर्च, देश के राजनीतिक परिवेश तथा उस देश के लोगों की उपलब्ध स्वतंत्रता आदि पर निर्भर करता है। प्रिय विद्यार्थियों, मानव विकास के इस अध्याय में हमने वृद्धि और विकास में अंतर, मानव विकास की अवधारणा का विकास कैसे हुआ, मानव विकास का क्या अर्थ है, मानव विकास के 4 स्तंभों को समझने का प्रयास किया है। साथ ही हमने मानव विकास के उपागम, मानव विकास सूचकांक के आधार पर विभिन्न देशों के मानव विकास की तुलनाओं का अध्ययन किया है। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।